ये कहानी एक ऐसी महिला लेखक की है जिसकी जिंदगी अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती है। उसे अकेला पाकर कुछ बदमाश उसे कैद कर लेते हैं और उसके साथ बेहद घिनौना काम करते हैं। इसके बाद उसकी हिम्मत, डर और बदला सब कुछ हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर से। वो एक जानी मानी नॉवल राइटर है, लेकिन इस बार उसने अपनी नई किताब लिखने के लिए एकदम अलग माहौल चुना है। शहर की हलचल से दूर एक सुनसान और शांत इलाका, जहाँ केवल जंगल की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें हों। वो सबसे पहले एक छोटे से लोकल स्टोर में जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है अर्ल से, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो उस केबिन का मालिक है जिसमें जेनिफर को रहना है। अर्ल उसे चाबी देता है और नक्शे पर रास्ता दिखाते हुए कहता है, यहाँ रातें बहुत शांत होती हैं, लेकिन सावधान रहना, जंगल में अजीब लोग भी आते जाते रहते हैं। जेनिफर हल्की मुस्कान देती है और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ती है। कुछ ही देर बाद वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुकती है। वहां एंडी और स्टैनले नाम के दो आदमी खड़े हैं जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे हैं। उनकी निगाहें उसे असहज कर देती हैं। तभी वहां जॉनी आता है, पंप का वर्कर, और हंसते हुए पूछता है, नई हो यहाँ, कहाँ ठहरी हो? जेनिफर बताती है कि वो पास के केबिन में रहेगी। जब वो जॉनी को पैसे देती है तो उसका पैर गलती से एक पानी भरी बाल्टी से टकराता है और पानी सीधा जॉनी की पैंट पर जा गिरता है। उसके दोस्त ठहाके लगाने लगते हैं। जेनिफर शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और वहां से निकल जाती है। केबिन पहुंचते ही उसे लगता है कि जगह सच में बेहद शांत है, शायद जरूरत से ज्यादा। केबिन के चारों तरफ घना जंगल और अंदर पुरानी लकड़ी की खुशबू। वो अपना लैपटॉप सेट करती है और लिखना शुरू कर देती है, लेकिन देर रात फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खोल रहा हो। वो सावधानी से वहां जाती है और देखती है कि एक कमरा आधा खुला है। अंदर झांकती है तो पुराने औजारों के साथ एक छोटा डिब्बा रखा है जिस पर खतरनाक चिन्ह बना है, जहरीला पाउडर। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो लिखते समय गलती से बियर का गिलास गिरा देती है। कपड़े धोने के लिए जाती है और तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी है जो उसे देख रही है। अगली सुबह वो जॉगिंग करते हुए जंगल में और अंदर चली जाती है और एक जर्जर पुराना मकान देखती है। दरवाजा खुला है लेकिन अंदर कोई नहीं। वहां का माहौल उसे बेचैन कर देता है, तो वो लौट आती है। केबिन पहुंचकर नल खोलती है पर पानी नहीं आता। वो मदद के लिए फोन करती है और थोड़ी देर में मैथ्यू आता है, एक सीधा साधा शर्मीला आदमी। वो पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर चुंबन देती है। मैथ्यू का चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी से वहां से चला जाता है। शाम को मैथ्यू, स्टैनले, एंडी और जॉनी के साथ मछली पकड़ने जाता है। वहां वो मजाक में कह देता है कि शहर की लड़की ने मुझे गाल पर किस किया। ये सुनकर जॉनी का चेहरा गंभीर हो जाता है। स्टैनले अपना कैमरा निकाल कर दिखाता है जेनिफर की एक वीडियो जो उसने खिड़की से बनाई थी। जॉनी की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, आज रात मैं उसे सबक सिखाऊंगा। रात को जेनिफर के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट होती है। वो खोलती है तो वहां एक मरी हुई चिड़िया पड़ी है। वो घबरा जाती है, जल्दी से अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी नजर लैपटॉप पर जाती है जहां उन आदमियों की तस्वीरें खुली हैं। तभी दरवाजा खुलता है और वे तीनों अंदर आ जाते हैं। जेनिफर डरते डरते कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, लेकिन जॉनी हंसकर कहता है, मुझे पता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वो शराब की बोतल पकड़ाता है और कहता है कि पी ले वरना अच्छा नहीं होगा। मजबूरी में जेनिफर पी लेती है, लेकिन वे फिर भी नहीं जाते। जॉनी बेसबॉल बैट उसके मुंह में लगाता है, बंदूक निकालता है और अपमानित करता है। मैथ्यू मुंह फेर लेता है। एंडी उसके मुंह में बोतल डालने लगता है। तभी जेनिफर जोर से धक्का देकर बैग से स्प्रे निकालती है और स्टैनले की आंखों में मार देती है। वो मौका पाकर वहां से भाग निकलती। जेनिफर नंगे पांव जंगल के बीच से हांफते हुए भाग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर पसीने व मिट्टी का मिश्रण था। ठंडी सुबह की हवा उसके जख्मों को चुभ रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच से उसे दो आदमी नजर आए। एक था अर्ल, जिसने उसे पहले दिन केबिन की चाबी दी थी, और दूसरा एक उम्रदराज भारी भरकम आदमी जिसकी कमर पर रिवॉल्वर की होल्स्टर बंधी थी। जेनिफर घबराई आवाज में लगभग गिरते गिरते उनके पास पहुंची और हांफते हुए बोली, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। वो लोग, उन्होंने, उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे आदमी ने, जो खुद को शेरिफ बता रहा था, एक भारी आवाज में कहा, शांत हो जाओ मिस, मैं यहाँ का शेरिफ हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अर्ल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगे। शेरिफ ने अर्ल को आदेश दिया, अर्ल तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ और आसपास देखो,
मैं इसे लेकर इसके केबिन में चलता हूँ, शायद वहीं से कुछ पता चले। केबिन के पास पहुंचकर शेरिफ ने दरवाजा खोला और अंदर जाते ही इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। जेनिफर कांपते हुए एक कोने में खड़ी थी, अब भी उस डरावनी रात की याद से सहमी हुई। शेरिफ ने कमरे में पड़े बिखरे कागज, गिरे हुए गिलास और उल्टे पड़े कुर्सियों को देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक शराब की बोतल पर पड़ी। वो बोतल उठाकर मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने काफी पी रखी थी मिस, शायद शराब की वजह से तुम्हें भ्रम हो गया होगा। जेनिफर ने गुस्से और अपमान से भरी आवाज में कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मैं बस किसी तरह बचकर निकली हूँ। शेरिफ की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने धीमे कदमों से जेनिफर के करीब आना शुरू किया। तलाशी लेनी पड़ेगी, हो सकता है तुम्हारे पास कोई हथियार हो, कहकर उसने उसकी बाहें पकड़ ली। तलाशी के बहाने उसके हाथ जेनिफर के शरीर पर ऐसे घूमने लगे जिससे साफ पता चलता था कि उसकी मंशा मदद करने की नहीं है। जेनिफर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुला और जॉनी, स्टैनले, एंडी और मैथ्यू अंदर आ गए। वे सब जेनिफर को देखकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए, मानो कोई शिकार फिर से हाथ लग गया हो। जेनिफर ने समझ लिया, शेरिफ भी इन्हीं दरिंदों में शामिल है। शेरिफ ने जेनिफर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और ठंडी आवाज में कहा, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है डार्लिंग, आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जॉनी ने मैथ्यू की तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, चलो आज तुझे मर्द बना देते हैं, कपड़े उतारो। मैथ्यू हिचकिचा रहा था, उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया था, लेकिन बाकी सबके दबाव में वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। जेनिफर दर्द और अपमान से तड़प उठी, उसकी चीखें पूरे केबिन में गूंजने लगीं, लेकिन ये चीखें बाहर जंगल में सिर्फ ठंडी हवा में खो रही थी। इसी बीच शेरिफ का फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी बेटी एंजल का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया और जैसे ही बेटी की मासूम आवाज आई, डैड आज जल्दी आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शेरिफ ने अपना चेहरा सामान्य करने की कोशिश की और बोला, हाँ प्रिंसेस, पापा आज जल्दी आएंगे। फोन रखते ही वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बाकी लोगों से बोला, चलो अब काफी हो गया, निकलो यहाँ से। उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह खुद को उठाती है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और वो पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। वो केबिन से बाहर निकली, ठंडी हवा में कांपते हुए बिना कपड़ों के ही चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही उसने सोचा कि अब वो बच गई है, सामने से वही पांचों फिर से आ गए। हमारी प्यारी मेहमान भाग कहाँ रही है? एंडी ने व्यंग्य से कहा। इस बार उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। एंडी ने उसका सिर पकड़कर पास के छोटे गड्ढे में पानी के अंदर डुबोना शुरू किया। जेनिफर हाफने लगी, उसके हाथ पांव फड़फड़ाने लगे, लेकिन वे दरिंदे हंसते रहे। शेरिफ ने भी अपने कपड़े उतारे और बारी बारी से सबने उसके साथ जुल्म ढाया। जेनिफर दर्द से चीख रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज में डर से ज्यादा गुस्सा था। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो रेंगते हुए आगे बढ़ी और एक पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंची, लेकिन पीछे से आती उनकी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। आज तो इसका काम तमाम कर देते हैं, जॉनी बोला। जेनिफर ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा, फिर बिना सोचे पानी में कूद गई। ठंडा पानी उसके शरीर में चाकुओं की तरह चुभा, लेकिन वो नीचे की तरफ तैरती रही। वे पांचों ऊपर से झांकते रहे, लेकिन पानी की सतह पर उसका कोई निशान नहीं था। शायद बह गई, एंडी ने कहा, लेकिन शेरिफ ने सख्त आवाज में कहा, नजर रखना, अगर ये बच गई तो हम सब जेल में होंगे। उन्होंने जेनिफर की सारी चीजें, कपड़े, बैग, नोट्स और लैपटॉप वहीं पास में जलाकर राख कर दी। धुआं ऊपर उठता रहा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उस रात शेरिफ अपने घर लौटा। उसकी बेटी एंजल ने खुशी खुशी दरवाजा खोला और कहा, डैड गेस व्हाट, मुझे ऑनर्स प्रोग्राम में चुन लिया गया है। शेरिफ ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया, मानो वो एक आदर्श पिता हो, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दोपहर का वो दरिंदीपन झलक रहा था। अगली सुबह का धुंधला सा मौसम था। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। शेरिफ अपनी कार से धीरे धीरे अर्ल के केबिन की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसकी आंखें बार बार पेड़ों के बीच झांक रही थी, जैसे वो किसी अनजानी निगाह को महसूस कर रहा हो। अर्ल बाहर बरामदे में बैठा पाइप पी रहा था। शेरिफ कार से उतरकर चुपचाप उसके पास आता है और उसकी केबिन की चाबी मेज पर रख देता है। अर्ल भौहें सिकोड़कर पूछता है, वो लड़की जेनिफर, क्या वो यहाँ से चली गई? शेरिफ अजीब सा हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में झूठ साफ झलक रहा था। हाँ, चली गई, उसे यहाँ रहना पसंद नहीं आया। अर्ल बस एक लंबा कश खींचता है, पर उसकी नजरों में शक उतर आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सारे दरिंदे, शेरिफ, जॉनी, एंडी, स्टैनले और मैथ्यू जंगल के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं, मानो किसी जंगली जानवर का पीछा कर रहे हों। उनकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन जेनिफर कहीं नहीं मिलती। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती कौओं की आवाज माहौल को और डरावना बना देती है। मैथ्यू बाकी सबसे थोड़ा दूर खड़ा जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को घूर रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था। जेनिफर की चीखें, उसकी आंखों में डर और उसका अपना किया हुआ गुनाह। उसकी उंगलियां कांप रही थीं।
उसने होंठ भींच लिए और निगाहें झुका ली। ग्लानि उसके चेहरे पर साफ थी। कुछ दिनों बाद अर्ल शरीफ को फोन करता है। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। मुझे जेनिफर की बहन का कॉल आया था। वो पूछ रही थी कि जेनिफर अभी तक घर क्यों नहीं आई। शेरिफ, सच सच बताओ, तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? शेरिफ की आवाज ठंडी और सपाट थी। नहीं अर्ल, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस चली गई। फोन कटते ही शेरिफ के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। अगली सुबह स्टैनले हांफता हुआ जंगल के रास्ते से भागता भागता एंडी और जॉनी के पास पहुंचता है। मेरा कैमरा चोरी हो गया और उसमें जेनिफर के साथ वाला सब रिकॉर्ड था। जॉनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने स्टैनले का कॉलर पकड़कर जोर से धक्का दिया। तुझे किसने कहा था ये सब रिकॉर्ड करने को? अगर ये फुटेज किसी को मिल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उस रात जॉनी अपने घर में बैठा बियर पी रहा था। बाहर से ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक हुई। वो उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर बरामदे पर एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। उसने माथा सिकोड़ लिया, सोचा कि शायद एंडी या स्टैनले का मजाक है, लेकिन फिर खड़खड़ाहट, झाड़ियों में हल्की हलचल। जॉनी टॉर्च लेकर बाहर आता है। जैसे ही रोशनी जमीन पर पड़ती है, उसे एक चप्पल दिखती है। वही चप्पल जो जेनिफर ने उस रात पहनी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स पर जाती है। मैथ्यू, वो बड़बड़ाता है, ये सब उसी का काम है। अगले दिन शेरिफ घर पहुंचता है। उसकी पत्नी रसोई से निकलकर उसके हाथ में एक छोटा पैकेट देती है। किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। शेरिफ पैकेट खोलता है। अंदर एक पुराना VHS कैसेट। उसे छूते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बिना एक शब्द कहे वो गाड़ी में बैठता है और सीधा उन लड़कों के पास पहुंचता है। वो आते ही स्टैनले को घूंसा मारता है। तुझे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? जॉनी बीच में कूद कर कहता है, कल रात मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और ये सब मैथ्यू का काम है। उसे जेनिफर की मौत की ग्लानि है, इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। शेरिफ गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है, मैथ्यू को ढूंढो अभी। उधर शेरिफ अकेले अर्ल के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पे सवाल थे, शक था। शेरिफ उसके करीब आता है। हल्की बातचीत के बहाने धीरे धीरे पिस्तौल निकालता है और घायल अर्ल जमीन पर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी और अपराध बोध साफ झलक रहा था। तभी उसे एक धीमी ठंडी आवाज सुनाई देती है, मैथ्यू। वो चौंक कर ऊपर देखता है। जेनिफर जिंदा ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। मैथ्यू कांपते हुए उसके पास जाता है। मैं माफी चाहता हूं जेनिफर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जेनिफर उसे पास आने का इशारा करती है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, लेकिन भीतर एक तूफान छुपा था। अचानक वो उसकी गर्दन में रस्सी डाल देती है और पूरी ताकत से कस देती है। मैथ्यू हांफने लगता है और धीरे धीरे बेहोश होकर गिर जाता है। उधर एंडी और स्टैनले मैथ्यू को ढूंढते ढूंढते एक पुराने टूटे फूटे घर तक पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही एंडी को एक कोने में फटा पुराना गद्दा दिखता है, जिस पर अजीब से दाग थे। माहौल में सीलन और डर घुला हुआ था। उसी समय बाहर स्टैनले के सामने अचानक जेनिफर आ खड़ी होती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। स्टैनले झपटकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक छुपे हुए फंदे में फंस जाता है। वो चिल्लाने लगता है, एंडी मदद कर। एंडी दौड़कर बाहर आता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जेनिफर पीछे से उसके सिर पर जोर से वार करती है। एंडी जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल वो स्टैनले के सिर पर भी लोहे की छड़ मारती है। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। फिर एंडी को एक टब से बांध देती हैं। जेनिफर धीरे धीरे एंडी के नीचे लगी लकड़ी को खींच लेती है, जिससे वो संतुलन खोकर गर्म उबलते पानी में जा गिरता है। तेज जलन से उसका चेहरा और मुंह बुरी तरह झुलस जाते हैं और उसकी दर्दनाक चीखें गूंज उठती हैं। और उधर स्टैनले को एक पेड़ से बांध देती है। फिर उसके आंखों में मछली पकड़ने वाला कांटा लगा देती है। इसके बाद उसके आंखों में मछली को काटकर उसका मांस उसके आंख में घुसा देती है और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्टैनले के ऊपर आसमान से कुछ भूखे पक्षी उतरते हैं। वे उसकी आंखों के आसपास का मांस नोचने लगते हैं और कुछ ही पलों में उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं। तड़पते हुए वो दम तोड़ देता है। इस तरह जेनिफर एक और खतरनाक कदम उठाकर अपने दुश्मनों की सूची से 2 नाम मिटा देती है। इसके बाद वो सीधा पेट्रोल पंप पहुंचती है, जहां मौका देखकर जॉनी पर हमला करती है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। होश आने पर जॉनी खुद को नंगा और मजबूती से बंधा हुआ पाता है। सामने खड़ी जेनिफर को देखकर उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों आ जाते हैं। जेनिफर ठंडे लहजे में कहती है, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। इतना कहकर वो निर्दयता से उसके दांत एक एक करके उखाड़ देती है। दर्द से कराहते हुए जॉनी उसे गालियां देने लगता है। जेनिफर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत नाज है ना? अब देखना, आज के बाद तुम्हारे पास घमंड करने लायक कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद वो कैंची उठाती है और बेरहमी से उसका वो हिस्सा काटकर उसी के मुंह में ठूस देती है।
जॉनी की दर्द भरी चीखें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान शेरिफ अपनी ड्यूटी पर होता है कि उसकी पत्नी का फोन आता है। वो बताती है कि उनकी बेटी एंजल की टीचर मिलने आई है। एंजल फोन पे कहती है, मेरी टीचर बहुत अच्छी है पापा, वो मुझे खेलने के मैदान ले जा रही हैं। शेरिफ तुरंत कहता है, अपनी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी फोन पर महिला की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि जेनिफर होती है। अपना नाम सुनाकर वो शेरिफ को चुप कर देती है। शेरिफ घबराकर विनती करता है, मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना, लेकिन जेनिफर फोन काट देती है और एंजल को साथ ले जाती है। शेरिफ जल्दी से घर पहुंचता है और पत्नी से खेल के मैदान का पता पूछकर वहां दौड़ता है, मगर मैदान खाली मिलता है। वो कार में बैठने ही वाला होता है कि पीछे से जेनिफर उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को मजबूती से बंधा हुआ पाता है। उसके पीछे से जेनिफर ने शॉटगन घुसा रखी होती है। दर्द से तड़पते हुए वो कहता है, मुझे जाने दो, प्लीज मत मारो। जेनिफर ताने मारते हुए जवाब देती है, यही महसूस हुआ था मुझे जब तुम सब जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। शेरिफ घबराकर पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? जेनिफर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है। अगर कोई उसके साथ वही करे जो तुमने किया था तो कैसा लगेगा? शेरिफ गुस्से में कहता है, मैं उसे मार डालूंगा। जेनिफर ठंडी आवाज में कहती है, ठीक वही सजा तुम्हें देने आई हूँ। वो रस्सी लेकर शॉटगन के ट्रिगर में फंसा देती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो सामने बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आएगा तो तुम दोनों खत्म हो जाओगे। ये कहकर जेनिफर बाहर चली जाती है। मैथ्यू होश में आता है और शेरिफ को देखता है। शेरिफ घबराकर कहता है, मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अनजाने में हाथ हिला देता है। ट्रिगर दबते ही गोली निकलकर शेरिफ के आर पार जाती है और सामने खड़े मैथ्यू को भी चीर देती है। दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। अंत में जेनिफर को दिखाया जाता है, जो अपने सभी गुनहगारों को मौत देकर संतोष से मुस्कुरा रही होती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये थी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव की पूरी कहानी, एक औरत का वो बदला जो किसी भी सीमा को नहीं जानता। अगर आपको हमारी ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही माइंड शेकिंग स्टोरीज के लिए जुड़े प्लॉट डिसेक्टेड के साथ। अगली बार हम एक और कहानी डायसेक्ट करेंगे। तब तक याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है।